नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मुसलमानों को दिल्ली कांग्रेस सदर की नामजदगी में किया गया नजरअंदाज, मुसलमानों ने किया नाराजगी का इजहार। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन के कैंपों में बच्चों की अमवात का मामला, हुकूक इंसानी कमीशन की टीम कैंपों के दौरे पर। और यूपी फसाद को 100 दिन पूरे, हुकूमत के तमाम दावों के बावजूद पनाहगुजीरों की हालत बदतर। खास बात में सबसे पहले आज की बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर फसादात के मुतासरीन जिन रिलीफ कैंपों में पनाह लिए हैं, उनकी हालत इंतहाई बदतर है। वहां बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, न तिब्बी इमदाद है और न सर्दी से बचने का कोई बंदोबस्त। इस दौरान इन कैंपों में तकरीबन 40 बच्चों की मौत वाक़ई हो चुकी है। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के हालात का जायजा लेने के लिए हुकूक इंसानी कमीशन के एक वफ्द ने आज मुजफ्फरनगर का दौरा किया। कैंपों का दौरा करने वाले वहां के पनाहगुजीरों की हालत को नाकाबिले बयान बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर फसाद के 100 दिन हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की अखिलेश हुकूमत और उत्तर प्रदेश की इंतजामिया अपनी पीठ थपथपा रही है। उनका दावा है कि मुतासरीन की भरपूर मदद की जा रही है और 43 करोड़ 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जा चुका है। लेकिन ये मुआवजा कहां गया, किसे दिया गया, ये सवाल तब उठता है जब हम इन कैंपों के पनाहगुजीरों से मिलते हैं। आज भी ये पनाहगुजीर कसमपुरसी की आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे नुमाइंदे विनेश पवार ने हुकूमत और इंतजामिया के दावों की बुनियाद पर जायजा लिया तो हकीकत कुछ और ही है। यहाँ के लोग दंगे के दंश को झेल रहे हैं। बात अगर सरकार की करें तो सरकार ने लगभग 44 करोड़ रुपए मुआवजा इनको अभी तक दिया है, लेकिन और अन्य यहाँ पर सुविधाएं देने की भी बात जिला प्रशासन कह रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो कुछ और ही है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ राहत शिविर कैंप में जो लोई में रह रहे हैं वो लोग मौजूद हैं। उनसे आगे जानते हैं कि किस तरह की स्थिति है और किस तरह का दर्द और किस तरह की ठंड से वो इस समय रात काट रहे हैं शिविर में। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जहीर है जी। मोहम्मद जहीर, ये बताइए कि किस तरह की स्थिति है यहाँ, क्या तुम्हें अभी जिला प्रशासन की तरफ से कुछ सहायता मिली? जी 2-4 दिन से जिला प्रशासन की तरफ से जैसे कंबल वगैरह है, उससे ठंड नहीं रुकती है तो कंबल वगैरह बांट रहे, बहुत हल्के कंबल है। तो और ठंड से हर बच्चे बीमार भी हो रहे हैं और उससे ठंड नहीं रुक रही है। ठंड से सबसे ज्यादा परेशानी ठंड से है। और फिलहाल जैसे मेरी खुद की स्थिति है कि परिवार से अलग रह रहा हूँ, मेरा मुआवजे में नाम नहीं है और उसके बाद 12 सदस्य है मेरे परिवार में, उसके बाद भी लिस्ट से मेरा नाम हटा दिया गया। बिल्कुल, यानी कि लगभग 44 करोड़ रुपए मुआवजा दिया तो जा चुका है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे यहाँ मौजूद हैं जिनको अभी भी मुआवजा नहीं मिला है। आपका नाम? मेरा नाम जहूर हुसैन है, फोगाने का मैं रहने वाला हूँ। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है जी, एक तो जो है हर चीज की परेशानी है, न हमारे पे जो छत है सर के ऊपर, और नहीं जो है प्रशासन की तरफ से कोई हमें अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर तो जो है कंबल भी मिल रहे हैं, बच्चों के गर्म कपड़े भी मिल रहे हैं। 8 आदमियों का परिवार है मेरा, न मेरा जो है मुआवजे में नाम है और जो है बस हर चीज की दिक्कत ही बन रही है। बिल्कुल, दिक्कतें ज्यादा हैं, लोग फिर भी मजबूरी में यहाँ रह रहे हैं क्योंकि अब उनको अपनी जान का खतरा है। आप बताइए क्या समस्याएं हैं और क्या अभी तक जिस प्रकार से जिला प्रशासन दावे कर रहा है आप लोगों को मदद करने का, क्या वाकई मदद मिली है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मिला। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है और उन्हें भी लोग का प्रशासन ने बिल्कुल नहीं उठाया। जो हमारे आगे तबल गिंडा सोता काटा, प्रशासन तो बिल्कुल अंधी हो रही जी, कुछ नहीं करी प्रशासन तो। यहाँ शिविर में किस तरह रह रहे हैं? यहाँ शिविर में झुग्गी में आग बाल कर रात काट रहे जी। हम हमारे जी से हमारे से पूछ कर देखो, वो तो कोठी में रहे, उसे क्या जो वो 5 लाख रुपए उन्हें दिए, हम उसे 10 लाख रुपए देवा जो हमारे की डालो झुग्गी में बैठ कर दिन रात काटे। वो सब चले जाएंगे तो हम कहाँ जाए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। पैसे मिल गए अपना काम करेंगे, जहाँ इन्होंने देना हम कहाँ जाए। चल में तो 1 कमरे की भी जमीन नहीं खरीद सकते हम लोग, इतनी महंगी है वहाँ जमीन। तो कुछ शिविर में पड़े, ठंड लगती है, दवाई काम नहीं करती, तो दवाई पवाई चाय तो ले लो, दूध नहीं मिले, कुछ नहीं मिले।
हम बहुत तंग है जी। ये दर्द है जो लोगों की जुबान पर सामने आ रहा है। यानी कि बात करें 100 दिन बीतने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों है। लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर हुए, आज शिविर में रह रहे हैं, लेकिन शिविर में रहने को जिस प्रकार से वो रात काट रहे हैं, उस रात को देखकर नहीं लगता कि आखिर कोई व्यक्ति इस तरह से रात काट सकता होगा। साफ तौर पर कहना है कि कोठियों में रहकर रहना बेहद आसान है, लेकिन उनकी तरह कोठी से निकलकर अगर कोई यहाँ रहे तो मुआवजे के नाम पर मिलने वाली 5 लाख की रकम के बजाय ये 10 लाख उनको दे सकते हैं। दिनेश पवार, ईटीवी न्यूज, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर राहत कैंपों में सरकारी इमदाद नदारद है, लेकिन फलाही तंजीमों की जानिब से जो इमदाद भेजी जा रही है उस पर भी लूट मची है और इंतजामिया तमाशा देख रही है। मुजफ्फरनगर के लोई राहत कैंप में बड़ी तादाद में पनाह गुज़ीन मौजूद हैं। इन पनाह गुज़ीनों को सरकारी इमदाद जो थोड़ी बहुत मिल रही थी वो बहुत पहले बंद हो चुकी है। हुकूमत ने इन कैंपों को बगैर कोई मुतबादिल दिए खाली करने का हुक्म दे दिया है। अब ये कैंप फलाही और समाजी तंजीमों की इमदाद के भरोसे ही चल रही हैं। गुज़श्ता दिनों ठंड से 40 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके पेश नजर दिल्ली की एक फलाही तंजीम ने गर्म कपड़ों से भरा ट्रक भेजा। इस ट्रक पर पनाह गुज़ीनों ने हल्ला बोल दिया। ट्रक पर मौजूद लोगों ने भीड़ से बचने के लिए कपड़े तकसीम करने के बजाय लुटाने शुरू कर दिए। लोग कपड़े लेने के लिए आपस में ही लड़ पड़े, लेकिन यहां मौजूद इंतजामिया सिर्फ तमाशा देखती रही। इस अफरा तफरी में यह भी हुआ कि जिन्हें वाकई जरूरत थी वो महरूम रह गए। मुजफ्फरनगर फसाद के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी रियासत में अकलियती तबके खासकर तौर से मुसलमानों को एतमाद में लेने और उनसे बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश कर रही है। इस मंसूबे के तहत मजहबी शख्सियात, दानिशवरों और समाजी कारकुनान के साथ पुलिस और इंतजामिया के आला ओहदेदार राब्ते के प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर फसाद से सबक हासिल करते हुए रियासती हुकूमत ने मुस्लिम अवाम और पुलिस इंतजामिया के दरमियान एतमाद की बहाली के लिए कानपुर में समाजी तंजीम जमीयतुल अवाम की जानिब से एक जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला ओहदेदार शामिल हुए। कहता है कि कोई भी समुदाय उसी समाज का एक अंग होता है। कुछ लोग ये रहते हैं कि चूंकि उनको किसी ने पूछा नहीं है, किसी ने उन तक हाथ नहीं बढ़ाया है, उनको बुलाया नहीं है, तो वो एक अलग रहते हैं। लेकिन अगर हमारे समाज का कोई ऐसा समुदाय है जो इस तरह से यानी महसूस कर रहा है कि अभी अलग थलग है, आपका जिम्मेदारी होती है प्रशासक के रूप में कि उस तक जाएं, उसके लोगों से बात करें, वहां पे बैठे लोगों से जब आप बात करते हैं तो उनको महसूस होता है कि प्रशासन उनके लिए भी है। हमारे माननीय हाई कोर्ट के जजेस, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया और 3 जिलों के एसएसपीज को इसकी स्टडी के लिए एक दिन के लिए यहाँ पर आए, जो लखनऊ, इलाहाबाद और गाजियाबाद के एसएसपीज। इसके अलावा आईजी गुजरात के, आईजी पंजाब के और डीसीपी दिल्ली के, ये सब लोग आकर इसका अध्ययन करके जा चुके हैं और जल्द ही अपने प्रदेशों में और जिलों में इसका रेप्लिका बनाएंगे। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा, एसपीओ स्कीम के लिए हमारे आदरणीय प्रमुख गृह सचिव साहब ने इसको एक संस्था के रूप में पंजीकृत कराकर गवर्नमेंट से फंड्स देने का उन्होंने मन बना लिया है। जल्दी इसमें गवर्नमेंट के फंड्स भी आने लगेंगे। जलसे में शामिल मजहबी शख्सियात और समाजी कारकुनान ने भी अपने मुस्बत रद्दमल का इजहार किया। मैंने पहले भी बताया था कि ये 2 हिस्से हैं, एक तो जिला इंतजामिया का होता है और एक अवाम का होता है। ये दोनों हिस्से जब तक के मिल करके नहीं काम करेंगे, कोई भी काम पाए तक मील तक नहीं पहुंचता है। तो उसको हमने मिलाने का काम किया। ये मानकर चलिए कि मील का पत्थर साबित होंगे अगर एक दूसरे की को कोऑपरेट करेंगे। जलसे में पुलिस इंतजामिया ने इस बात का एतराफ किया कि अक़लियतों के दरमियान पुलिस छवि अच्छी नहीं है। इंतजामिया का कहना था कि अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद किसी भी मसले पर उनसे राब्ता कर सकते हैं। ईटीवी न्यूज, कानपुर। हम जिन्स परस्ती इन दिनों मुल्क में मौजूद बहस है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने इसे जुर्म करार दिया है।
लेकिन इस जुर्म की सजा तजवीज नहीं की गई है। मरकजी हुकूमत ने इस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। उधर मुल्क के तमाम मजाहिब के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई मजाहिब के रहनुमाओं ने अदालत के फैसले का खैर मकदम किया। अलबत्ता ईसाई पेशवा इसे जुर्म नहीं मानते। हमारे मुल्क की ज्यादातर आबादी मशरकी तहजीब की परवरदा है। इस तहजीब में अज़दवाजी रिश्ते का तस्वुर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजाहिब के मानने वालों में हमजिनसी का तस्वुर नहीं है और उन्होंने हमजिनसी के कानून को रद्द किए जाने के फैसले का खैर मकदम किया है। अलबत्ता दिल्ली चर्च के फादर डोमिनिक इमैनुअल इसे जुर्म नहीं मानते। उसे जुर्म कहा है ना, और मजहब हम ये कहते हैं कि मजहब भी उसे जुर्म करार देता है। जब जुर्म करार देता है तो अब यह है कि उसे क्या सजा दी जानी चाहिए, अलग बात है। और आज इस आप लोगों के मध्य से ये जानी चाहिए बात कि हमें इसको पूरी तरह से तिरस्कार करना चाहिए। हमें होमोसेक्सुअलिटी की ओर नहीं जाना चाहिए, समलैंगिकता नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि उससे वंश परंपरा और भारत की संस्कृति, संविधान दोनों। हम इन लोगों को अपना भाई बहन ही मानते हैं, हमारे समाज के अंग हैं और हम चाहते हैं कि उनसे ठीक से पेश आया जाए और उनको आदर सम्मान दिया जाए और बातचीत करके जो भी है उनसे किया जाए, परंतु हम उनको अपराधी नहीं मानते। स्वामी ओंकार आनंद बाल विवाह की तायीद करते हैं। उनका मानना है कि इससे इस्मत दरी और हम जिन्स परस्ती जैसे वाकयात पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। जो व्यवस्थाएं पहले थी उससे इन चीजें कम होती थी। पहले बाल विवाह था तो उसमें ये संस्कार में होता था, पवित्रता रहती थी, कहीं न कहीं बचपने में ही जब वो सारी संस्कार से जुड़ जाता था तो एक बंधन तो रहता था। लेकिन कोई भी चीज ऐसी आज नहीं है जो बंधन में ना रख करके और पूरे जीवन उसको सही से चलाया जा सके। इस्लाम के नुक्ते नजर से तो बहरहाल वो उम्र की पाबंदी को सही नहीं समझता, आदमी के इख्तियार पर देता है। इस्लाम ने इस मामले में, इस्लाम का नुक्ते नजर ये है कि वो ये लिमिट नहीं बताता, बल्कि इंसान की जरूरत और उसके हालात के लिहाज से आजादी देता है। लेकिन बहरहाल मुल्क का कानून बन गया है तो उसकी पाबंदी आप करनी होगी आपको। जमात इस्लामी हिंद के ज़ीरे एहतमाम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई मजाहिब के उलमा ने शिरकत की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। अदाकार सलमान खान और कलर टीवी के इंतजामिया के खिलाफ मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की शिकायत दर्ज हुई है। हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन में दफा 295A के तहत दर्ज FIR में कहा गया है कि बिग बॉस नामी शो के जरिए जन्नत और दोजख के मजहबी तस्वुर की तौहीन की गई है। Jannat and Jahannam as reality, and quote, and second thing he said that there was a dog which was named as Jannat. These two basic objections were there in the complaint and the case has been registered as per the court directions. उत्तर प्रदेश हुकूमत ने वादों के बाद इख्तिदार हासिल किया और अब खोखले दावों से अपनी कारकर्दगी मनवाने की कोशिश कर रही है। कन्या विद्याधन, स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप जैसी स्कीमों का खूब ढिंडोरा पीटा जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बयान करती है। तलबा तालिबात इन खोखले वादों से तंग आकर एहतजाज पर उतर आए हैं। मेरठ के तलबा तालिबात का सरकारी स्कॉलरशिप की इमदाद और लैपटॉप का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। तहसीलों और सरकारी दफातर के चक्कर काटने के बाद अब ये तालिबात अपने हक के लिए एहतजाज करने पर मजबूर हैं। ना तो हमें लैपटॉप मिला, ना ही कन्या विद्याधन मिला और ना ही स्कॉलरशिप आई हमारी। स्कॉलरशिप नेट पे चढ़ा दी गई, किंतु नेट पे चढ़ा रखी है वो, किंतु समाज कल्याण विभाग अधिकारी ने फाइलें दबा दी गई है। जब गए लिखवाई फाइल तो ये कहा 15 दिन में आ जाएगा, 15 दिन छोड़ा 20 दिन हो गए, लेकिन उन्होंने अधिकारी ने कोई स्कॉलरशिप नहीं भिजवाया। हमारा प्रिंसिपल भी मना कर रहे हैं, कोई स्कॉलरशिप नहीं आई। नहीं, BA सेकंड ईयर के स्टूडेंट हम जी। अब और ये BA फर्स्ट ईयर की भी नहीं आई है हमारी, आगे की पढ़ाई के लिए। स्कॉलरशिप बच्चे की आगे पढ़ाई के लिए मिलता, लेकिन हमें जब स्कॉलरशिप भी नहीं मिला तो हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, ये बतलाओ।
जी कभी भी नहीं मिली, कहीं भी नहीं। हाँ जी, फॉर्म भेजा है, आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, इस वजह से आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई, इसलिए कह दिया जाता है हर बार भी। सर हम पिछले मंगल तहसील में भी गए थे मवाना, लेकिन वहाँ के SDM ने कहा कि मेरठ मिलो जाके, उनसे वो करो अपनी शिकायत, इसलिए हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमें बढ़ा नहीं दिया उन्होंने, हमारी शिकायत ही नहीं सुन रहे। समाजी तंजीमें मानती हैं कि सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन से पहले किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश तो की, ताहम इन स्कीमों को मुस्तहकीन तक पहुंचाने में संजीदगी नहीं दिखाई। स्कीमों की जरूरी शर्तों को पूरा करना जहां गरीबों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, वहीं दफातर में फैली बदनुमानी इमदाद को मुस्तहकीन तक पहुंचाने में सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। गवर्नमेंट मुसलमानों को वो तो दे रही है, वजीफे दे रही है, लेकिन वो मुसलमानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो सिर्फ दलालों तक होकर के रह जाते हैं। तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? तो जो पढ़ा रहे हैं उनको तो नहीं मिल रहा, लेकिन जो लोग उनसे दलाली कर रहे हैं और आपस में सौदेबाजी कर रहे हैं, वो लोग से फायदा उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फलाही स्कीमों की कामयाबी का ढिंढोरा जितना पीटा जा रहा है, हकीकत यह है कि तस्वीरें उससे बिल्कुल अलग नजर आती हैं। ETV न्यूज मेरठ। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं आबादी के बीचों बीच खूबसूरत गेटेड कम्युनिटी ऑर्किड रेसिडेंसी, जिसमें आलिशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी कर। संतोष नगर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। अपने अजीजों के जाने के बाद क्या हमारे सारे फर्ज खत्म हो जाते हैं? आइए अपने मरहूम अजीजों की मौत का इंदराज कराएं और अपना फर्ज पूरा करें। याद रहे, इंदराज उसी जगह होता है जहां मौत हुई हो। इसके लिए 21 रोज के अंदर मुतालिका करीब तरीन मरकज पर इंदराज कराएं और तस्दीकनामे की पहली कॉपी मुफ्त पाएं। भूलिएगा नहीं, ये जरूरी है। बिल्डर्स, बैंकर्स, पॉलिसी मेकर्स, रियल एस्टेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स की आवाज को देश के सामने लाएगा इंडिया के सबसे भरोसेमंद रियल एस्टेट अवार्ड्स का एक खास इनिशिएटिव, एक चार्टर जो दिखाएगा कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर देश, समाज और आम आदमी को तरक्की की एक नई दिशा दिखा रहा है और हर पल बना रहा है देश की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत। RR काबुल प्रेजेंट्स CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2013। जॉइंट पे बैक नूरामेड, जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है ना। पापा क्या नई खड़ी है आई, मुन्नी को घर लेकर भाभी है आई। खुशियों में तुम भूल न जाना, रखना मेरी बात को याद। हाँ, जैसे देखभाल है जरूरी, डॉक्टर की सलाह जरूरी, वैसे ही बच्चे के जन्म का इंदराज है बहुत जरूरी। स्कूल में हो दाखिला या हो राशन कार्ड, पासपोर्ट वीजा हो या फिर हो वोटर आई कार्ड, बगैर जन्म सर्टिफिकेट कुछ नहीं आसान। यही है उसकी असल पहचान। अपने बच्चे के जन्म और नाम का इंदराज जरूर करवाएं। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। देवभूमि के समग्र विकास के लिए उत्तराखंड सरकार की पहल। 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके दैनिक संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण का राज्य सरकार ने लिया फैसला। 14 दिसंबर 2013 कट ऑफ डेट तय होने से कर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ। वर्ग 4 की जमीन पर अब लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। वर्ग 4 की जमीन का अब हमको मिलेगा मालिकाना हक। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने राज्य में भवन कर को पूरी तरह किया माफ, तो सैनिक विधवाओं के आवास के लिए अनुन्वय 1 लाख की राशि बढ़ाकर की 2 लाख। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, कम से कम इस सरकार ने इस बार तो सैनिकों के बारे में कुछ सोचा और हम उनका धन्यवाद करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय में फिर किया 1000 का इजाफा। पुलिस कर्मियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते में 20% की बढ़ोतरी का भी राज्य सरकार ने लिया फैसला। राज्य के विकास के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है।
दिल्ली में रियासती कांग्रेस की क़यादत के मामले में मुस्लिम लीडरान को नजरअंदाज किए जाने का इल्जाम है। दिल्ली के मुसलमान नाराजगी का इजहार करते हुए कांग्रेस के इस कदम को बेवफाई से ताबीर कर रहे हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने 70 सीटों पर सिर्फ 6 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। इन उम्मीदवारों में से 4 मुस्लिम उम्मीदवारों ने आम आदमी पार्टी की लहर का डटकर सामना किया और बड़ी तादाद में वोट लेकर एकतरफा कामयाबी हासिल की। जबकि पूरी दिल्ली से कांग्रेस के खाते में जो 8 सीटें आई हैं, उनमें चांदनी चौक और गांधीनगर की सीटों पर मिली कामयाबी भी दोनों सीटों पर मौजूद 30% मुस्लिम वोटरों की रहीन मिन्नत थी। यही वजह है कि जब दिल्ली कांग्रेस के सदर बीजेपी अग्रवाल ने इंतखाबात में शिकस्त का जिम्मा कबूल करके इस्तीफा दिया, तो कांग्रेस के बदतरीन हालात में मुसलमानों की वफादारी को देखते हुए रियासत में पार्टी की जिम्मेदारी मुस्लिम लीडरान में से किसी को दिए जाने की उम्मीद की जा रही थी। इस सिलसिले में बल्ली मारान की एमएलए और दिल्ली सरकार में वजीर तवानाई हारून यूसुफ का नाम सबसे ऊपर चल रहा था, लेकिन मुसलमानों की इस उम्मीद पर पानी फिर गया और सिख तबका के नौजवान लीडर अरविंद सिंह लवली को दिल्ली में पार्टी का सरबराह बना दिया गया। मुस्लिम लीडरों को इस तरह नजरअंदाज किए जाने से मुसलमान नाराज हैं। यानी गांधीनगर की सीट और चांदनी चौक की सीट जहां से 2 सिख कांग्रेसी जीते हैं, दोनों पर 35% मुस्लिम वोट है और उन्हीं वोट से ये दोनों लोग जीते हैं। तो जो ये 8 में से 6 हैं, इनके बारे में बिलाशुबा ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम वोट से जीते हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस का हिंदू बैकलैश का और मुस्लिम बैकलैश का जो कंसीडरेशन हमेशा रहा है, वही अब भी दिखाई दे रहा है। तो ये अपने आप में, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस ने पहले भी कभी सबक नहीं सीखा, अब भी सबक नहीं सीखा। जिस तरीके से कम्युनल वायलेंस बिल के साथ हुकूमत ने मजाक किया कि तमाम लोगों से वादा किया, खुद वजीर आजम ने मुस्लिम तंजीमों से वादा किया कि वो कम्युनल वायलेंस बिल को इस विंटर सेशन में पास कराएंगे, और 2 दिन बाकी होने के बावजूद उसको पास नहीं कराया। 2 दिन पहले सेशन की कार्रवाई पार्लियामेंट की आपने बंद कर दी। आप चाहते तो 2 दिन का वक्त था आपके पास। दिल्ली में मुस्लिम आबादी का तनासुब सरकारी आदादुशुमार के लिहाज से 13% से जायद है, जबकि सिखों की आबादी दिल्ली में 5% से भी कम है। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को महज 24% वोट मिले हैं, जिनमें कांग्रेस को मुस्तफाबाद सीट पर हसन अहमद की बदौलत 56,000, ओखला में आसिफ मोहम्मद खान की सूरत में 50,000, सलीमपुरी में चौधरी मतीन ने 48,000, इसी तरह बल्ली मारान में हारून यूसुफ ने 30,000 से जायद वोट दिलाए हैं। जबकि राजधानी में कांग्रेस की मिलने वाली वोटों में मुस्लिम वोटों का तनासुब बहुत ज्यादा रहा है। यही वजह है कि पार्टी में नजरअंदाज किए जाने से मुसलमानों के साथ धोखा करार दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को सिर्फ धोखा देती आई, लॉलीपॉप देती आई है। कई मसलों पर हुआ है ऐसा। मिसाल के तौर पर यहां भी कर दिया उन्होंने ऐसा। 2 सीटें सिख भाइयों की आई और 1 सीट जो हमारी उधर पुरानी दिल्ली साइड से है, उस पर भी मुसलमानों जीत दिलाई। दिल्ली में अब कांग्रेस के पास मुस्लिम लीडरान को देने के लिए सिर्फ ऐवान असेंबली में अपने अरकान के सरबराह की जिम्मेदारी ही बाकी बची है। ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया की जानिब से इलाहाबाद में एक हंगामी मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन की जानिब से मुदर्रिसीन के मसाइल से हुकूमत की अदम तवज्जुही पर सख्त नाराजगी का इजहार किया गया। मीटिंग के दौरान एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने दीगर तालीमी इदारों के मसावी तनख्वाह स्केल मंजूर करने का हुकूमत से मुतालबा किया। प्रोग्राम को खिताब करते हुए एसोसिएशन के कौमी जनरल सेक्रेटरी वहीदुल्लाह खान ने कहा कि मुदर्रिसीन के मसाइल पर मरकजी और रियासती हुकूमतों की तवज्जो मरकूज कराने के लिए इत्तेफाक राय बनाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में इमाम आली मकाम का अलम तैयार किया गया है। इस अलम को दुनिया का सबसे ऊंचा अलम बताया जा रहा है। बाज़ार है कि इससे कबल जर्मनी में 55 फुट का अलम बनाया गया। इसके बाद पाकिस्तान में 60 फुट ऊंचा अलम बनाया गया, लेकिन सुल्तानपुर के अमहट कस्बे में गुज़श्ता बरस 65 फुट ऊंचा अलम बनाकर रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। लेकिन इस साल यहां के लोगों ने 110 फुट का ऊंचा अलम बनाकर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राजस्थान की वजीर आला वसुंधरा राजे ने अपनी काबीना में पहली बार तोसी की है। वसुंधरा राजे की काबीना में शामिल वज़रा ने आज जयपुर में हलफ लिया। राजस्थान की काबीना में यूनुस खान को भी शामिल किया गया है। रियासती वजीर की हैसियत से हलफ बर्दारी के बाद ईटीवी से यूनुस खान समेत उनके अफराद खाना से खुसूसी बातचीत की
यूनुस खान ने कहा कि राजस्थान हुकूमत आवाम की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेगी। सरकार में जिन लोगों ने शपथ ली है उनमें यूनुस खान भी मौजूद हैं, पूरे परिवार के साथ में मौजूद हैं। यूनुस भाई, आपसे पहला सवाल ये है कि किस तरह की फीलिंग है कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया? देखिए, पहला धन्यवाद तो राजस्थान की जनता का और उसके बाद में हमारे नेतृत्व माननीय वसुंधरा राजे जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, कि उन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता में विश्वास व्यक्त करके दूसरी बार काबीना मंत्री का शपथ दिलाई है। उसके लिए मैं उनका आभार करता हूं। और जहां तक मैं सोचता हूं कि मेरे महसूस यही कर रहा हूं कि ये बड़ी जीत के साथ में बड़ी जिम्मेदारी है और जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उन पर खरा उतरने का हमारा संगठित रूप से और एक पूरे मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से प्रयास रहेगा। क्या लगता है कौन सा पोर्टफोलियो है जिसपे, क्योंकि आप परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं, खेल युवा मामलों के मंत्री भी रह चुके हैं, कई पोर्टफोलियो आप संभाल चुके हैं, तो अब इस बार क्या उम्मीद है? ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी का है, जो भी जिम्मेदारी देंगी उसको बखूबी ईमानदारी के साथ करने का कोशिश करेंगे। आपका अनुभव है वो बता रहा हो कि ये जो भी उनकी जिस तरीके की भी इच्छा है उसमें जो भी जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि ये अभी कहना उचित नहीं रहेगा। परिवार के सदस्यों से बात करते हैं, आपकी जी बहू आपसे बात करते हैं। जी, कैसा लग रहा है आपको, किस तरह की फीलिंग है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगी? कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है आपने, तो किस तरह की पूरा परिवार है वो किस तरह की फीलिंग है उसकी? बहुत अच्छा महसूस। चलिए, काफी जी बिल्कुल उत्साह है। और आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ और कुछ भी कहूँगा, बहुत खुश हूँ। तो पूरा यूनुस खान का ये पूरा परिवार है, हमसे मुखातिब था ईटीवी पर। शपथ लेने के बाद में कैबिनेट मंत्री के रूप में यूनुस खान है, वसुंधरा राजे के विश्वस्त चेहरे माने जाते हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ विशाल, ईटीवी न्यूज, जयपुर। जौनपुर के मरकजी इमाम बारगाह में शब बेदारी का एहतमाम किया गया। 15 घंटे तक मुतवातिर रही शब बेदारी के दौरान शोहदा करबला की याद में मातम व नौहाख्वानी की गई। अंजुमन जाफरिया की जानिब से पेश की गई नौहाख्वानी में कसीर तादाद में अज़ादारों ने पुरनम आंखों से शिरकत की। दिल्ली की गालिब अकादमी ने सरदार जाफरी और हमारी शेरी रिवायत के उन्वान पर एक खुसूसी लेक्चर मुनक्किद किया। इस सेमिनार में मुकर्रिरीन ने सरदार जाफरी की अदबी खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली। मुकर्रिरीन का कहना है कि सरदार जाफरी सिर्फ एक शायर ही नहीं थे, बल्कि वो एक बेहतरीन तनकीद निगार, नस्र निगार और दानिश्वर थे। मुकर्रिरीन ने बताया कि सरदार जाफरी कबीर, गालिब, मीर और तुलसी के सिलसिले के शायर हैं। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात
तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।